आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिस अनवर। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल बिल्कुल अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राजभवन पहुंचने से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक निशांत जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में औपचारिक एंट्री कर सकते हैं, जिसे पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेता लगातार बीजेपी पर एक आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। तो क्या बिहार की सत्ता का समीकरण बदलने वाला है? क्या नीतीश युग के बाद नई राजनीतिक विरासत तैयार हो रही है? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अविनाश पासवान, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद, आपका भी इस्तकबाल राहुल जी। और आरजेडी प्रवक्ता जयंती जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का इतने फिलहाल बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास सवाल बड़ा अहम है। जिस तरीके से नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंचे तो अटकलें लगने लगी कि शायद आज वो इस्तीफा देने के लिए गए हैं। हालांकि उस तरह से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की वाकई तैयारियां चल रही हैं? और जिस तरीके की निशांत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं सामने, और जो मीटिंग की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, आप भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, तो क्या मानकर चलें कि बिल्कुल एक तैयारी हो गई है निशांत के एंट्री होने की राजनीति में और नीतीश कुमार के सीधे तौर पर अब राज्यसभा जाने की? देखिए, निशांत जी की एंट्री वो बिल्कुल उनका पर्सनल निर्णय है। वो अगर चाहेंगे तभी। ऐसी बात नहीं है कि निशांत जी को पहली बार कहा जा रहा है। निशांत जी को आप देखें तो इलेक्शन से पहले से भी उनको पुश किया जाता था। हमारे जो संजय झा जी हैं और जितने भी हमारे जो बड़े लीडर हैं, वो हमेशा से उनको कहते थे कि आप आइए पॉलिटिक्स में। लेकिन इस तरीके से वो मतलब तभी वो इस बात से बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं रखते थे कि उनको पॉलिटिक्स में अभी आने की जरूरत है या फिर वो नहीं चाहते थे। तो अभी अगर वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, ये बिल्कुल ही उनकी पर्सनल चॉइस है। दूसरी बात ये है कि जो ये मीटिंग का आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये फैक्ट है। आज ऐसी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में भी और कल की जो 5 बजे की जो मीटिंग थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पे बुलाया था जी सारे विधायक गण को और सांसद, जितने भी सांसद हैं हमारे पार्टी के, उन सबको बुलाया था। उस मीटिंग में जो बातें हुई है उसमें ये हुई है, सारे विधायकगण और सांसद गणों ने मिलकर ये कहा कि निशांत जी को आना चाहिए। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो चाहते हैं तो आ जाएंगे। और निशांत जी से जब आज सुबह में बात हो रही थी, संजय झा जी की अध्यक्षता में जो ये मीटिंग हुई है आज सुबह में, उसमें निशांत कुमार जी ने, जहां तक मुझे खबर है, उन्होंने ये कहा है कि वो पहले किसी भी पोजीशन को लेने से वो नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले मैं पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, भ्रमण करने के बाद चीजों को समझूंगा, उसके बाद ही किसी भी पोजीशन को एक्वायर करने की मैं सोचूंगा। या फिर पहले तो मैं, आप समझिए कि आम साधारण कार्यकर्ता जिस तरीके से सदस्यता लेता है किसी भी पार्टी में, तो वो सदस्यता तभी लेने के बाद जब वो पार्टी के लिए काम करेंगे, तब जाके वो पार्टी के आगे की चीजों को समझेंगे और उसको धारण भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज उन्होंने कल परसों ऐलान किया कि वो राज्यसभा के लिए अपना नामांकन कर रहे हैं, तो काफी लोग इस तरीके के अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू समाप्त हो गई है, जदयू अब खत्म हो गई है, नीतीश कुमार जी अब बिहार से जा रहे हैं और बिहार के लोगों का क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को ये कहना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे, तो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनकी विचारधारा की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जो कि राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर चलते थे, नीतीश कुमार जो कि कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को लेकर चलते थे, और उसको मॉडिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने अपने लेवल पे उसको फर्दर बिहार की जनता के समक्ष रखा और बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, उस विचारधारा की हम बात करते हैं। और हमारी पार्टी हमेशा उसी विचारधारा को आगे ले जाने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जाने से हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये वही लोग कह सकते हैं
जो कि परिवारवाद के ऊपर आधारित है। जब मैं परिवारवाद कहता हूं तो मैं परिवारवाद का मतलब ये समझता हूं कि परिवार के जितने जो सदस्य हैं वो पार्टी के और सत्ता के प्रमुख पदों पे स्थित है। जैसे कि अगर आरजेडी की मैं बात करूं तो आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद मतलब आप समझिए कि उसी परिवार से आते हैं। लेकिन हमारी पार्टी की अगर बात करें तो देखिए कि जो कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो हमारे नीतीश कुमार जी के परिवार से नहीं है। तो परिवारवाद का जो ये तो जो पार्टी किसी परिवार विशेष पे आधारित है वही इस तरीके की बातें कर सकती है कि पार्टी खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी में इस तरीके नीतीश कुमार जी के विचार को हम आगे लेकर जाएंगे और हमारी पार्टी जब तक ये राष्ट्र है तब तक हमारी पार्टी रहेगी। ठीक है, राहुल आनंद जी, आरजेडी का तो आरोप है, चुनाव से पहले से आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और चुनाव से पहले कह रहे थे कि वो सिर्फ मुखौटा हैं, उनको इलेक्शन के बाद सीएम नहीं बनाया जाएगा। चलिए, आपने कुछ वक्त के लिए सीएम बना दिया, 3-4 महीने के लिए ही सही। अब फिर से उनकी बातें वही दोबारा दोहराई जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ये होना है और ये हो गया। और एक इतिहास आपका बताने की कोशिश बार बार, वो इतिहास ये कि जिस पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है छोटी पार्टी के साथ, उसको ख़त्म कर दिया है। और ये बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ये आरोप आपके ऊपर से विपक्ष की तरफ से। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और जहां तक विपक्षी दल के लोग हैं उनको तो आज आत्ममंथन का विषय होना चाहिए और दूसरा इनको एक सीखना चाहिए। हमारे एनडीए पूर्वा से ये चीज सीखना चाहिए कि इनके लिए कभी कोई विषय होता है तो एक माहौल बन जाता है, और हमारे लिए कोई विषय आता है तो बिल्कुल आम जन की एक बात होती है और हम आपस में बैठ के उसको समझा लेते हैं और उसका निष्पादन कर देते हैं। एक बात कहेंगे कि ये जो विपक्ष के जो साथी हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि क्यों जो आरजेडी 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, आज 2025 में वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। और यही नहीं, आमतौर पे जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका एक डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है जो 20% के हिसाब से घटता नजर आता है। आरजेडी को आज आत्ममंथन ये करना चाहिए कि उनका डिप्रिसिएशन वैल्यू क्यों घट रहा है और जो इनका रिन्यूअल का जो तरीका है वो वैल्यू क्यों नहीं इनको दिलवा। यही सवाल जब मैं आरजेडी से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि भाई साहब आप वोट का हिसाब लगा लीजिए, 2025 के चुनाव में किसे सबसे ज्यादा वोट मिले और कौन सी पार्टी जो है सबसे ज्यादा वोटों के हिसाब से रही। हाँ, सीटों में कम हो गई लेकिन वोटों में सबसे ज्यादा। देखिए, जो ये वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हमारे आरजेडी के साथ इस बात को बताएं कि जो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे तो ये मानते हैं ना कि वो आरोप निराधार लगाए थे, क्योंकि आप नहीं जान सकते खुद फंसते नजर आते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग को कहते हैं कि इन लोगों ने मशीनरी मैनेजमेंट कर लिया है, इनके प्रवक्ता अक्सर बैठते हैं और आज कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा है। तो पहले डिसाइड कर लें कि इनको जाना किधर है, इनका विरोध करना है कि इनको पेंडुलम की तरह दाएं बाएं हिलना है, ये कर लें। एक बात और मैं आपको बता दूं जी कि एनडीए का जो नेतृत्व है वो हमेशा सशक्त रहा है। एनडीए ने हमेशा गठबंधन की राजनीति की है, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, और अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया है। और ये जो संदर्भ और ये जो दम भरने का प्रयास करते हैं वो सिद्धांतों पर आधारित निष्कर्ष था जिसकी वो आज वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमने बिहार के अंदर जब भी गठबंधन तंत्र का पालन किया है तो स्वाभाविक गठबंधन की अगर आप बात करिए तो जेडीयू और बीजेपी ही आता है। हमारे साथ भरोसा जगता गया और लोग हमसे जुड़ते गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले कहा गया था कि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो क्या आप भी मान लें कि जेडीयू से ही कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है? देखिए, आपको मानना ये है और मानना जायज भी है कि जो भी मुख्यमंत्री है वो एनडीए का होगा, चाहे वो नीतीश जी भी रहे थे 2005 से, वो एक पार्टी से संबंधित थे, लेकिन जो पुलवा था वो एनडीए ही कहलाता था और आज भी वो पुलवा एनडीए ही है। और नीतीश जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी के चुनाव से और नीतीश जी के मन से ही वो आज जाकर जो भी बिहार का मुख्यमंत्री होगा और जो लाइन नीतीश जी ने खींच रखी है वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, सुनहरे पन्नों में जब वो दर्ज की जाएगी तो उस समय उस लकीर को बढ़ाने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत शानदार होना चाहिए, जिसका प्रदर्शन बेहतर हो सके। जयंत जिज्ञासु जी, अगर जेडीयू के अंदर ही बैठकें हो रही हैं और निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा है तो क्या इसे सत्ता हस्तांतरण की तैयारी माना जाए? और आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार को और ये सारी चीज़ें जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहले वो आप अपने घर के हालात देखिए। आप जो हैं
सीधे तौर पर परिवारवाद की राजनीति आप करते हैं और ये सारे मामले हैं, और वोट बैंक को लेकर भी अब सीधे तौर पर राहुल जी कह रहे थे कि भाई पहले आप चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि सीटें ज़्यादा या वोट ज़्यादा। देखिए, अगर जदयू के साथियों को बात का एहसास नहीं है कि उनके साथ क्या शरारत हो गई, तो ऐसी स्थिति पर किसी का भी कुछ कहने का क्या औचित्य रह जाता है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, उनको इतिहास के किरदार के रूप में देखता हूँ। और जो भी लोग राजनीति को इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे वो निश्चित तौर पर इस बात को समझेंगे कि लंबी जद्दोजहद के बाद जो एक ऑटोनॉमी पटना को मिली थी और 35 वर्षों तक बिहार की राजनीति बिहार से संचालित हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया, वह स्वायत्तता औपचारिक तौर पर समाप्त हो गई। हाँ, हम चाहते हैं कि सामूहिक रूप से वह ऑटोनॉमी फिर पटना के पास लौटे बतौर पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारी ख्वाहिश है और मैं नीतीश कुमार जी के प्रति आदर भी प्रकट करता हूं कि 20 साल तक उन्होंने बतौर मुखिया इस सूबे को चलाया। अच्छा बुरा, कमियां खामियां खूबियां वो तो रहती हैं, हाँ। लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया है नीतीश को नहीं डिजर्व करते थे। वो और गरिमामयी विदाई उनकी हो सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन वो जब नीतीश कुमार खुद आकर कह रहे हैं सामने से, जब नीतीश कुमार खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, कल की मीटिंग में शाम जो 5 बजे के करीब मीटिंग चल रही थी, सारे विधायक सारे वो बैठे हुए थे, कई सारे लोग वहां पर जो है इमोशनल भी हो गए, खुद नीतीश कुमार भी इमोशनल हो गए, लेकिन वो कह रहे थे कि ये मेरी मर्जी है, मुझे किसी ने जो है कोई दबाव नहीं डाला है। ये होता है, इसको कहते हैं फोर्स्ड कंसेंट, और ये फोर्स्ड कंसेंट का क्लासिक एग्जाम्पल है। कितने दबाव, कितने तरह के दबाव के बाद सहमति की अभिव्यक्ति सामने आती है, ये हम सब लोग जानते हैं। वो इकबाल का एक शेर है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जियां जाता रहा। वाह। कारवां का लुट जाना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कारवां के दिल से उस नुकसान का ही एहसास खत्म हो जाए, ये ज्यादा बड़ी क्षति होती है। और हम आपसे कहें कि पूरे भारत के, स्वतंत्र भारत के, आधुनिक भारत के संसदीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता कि कोई चुने हुए मुख्यमंत्री जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर वोट मांगा गया हो और यह कहा गया हो कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। ये एक दो लोगों का बयान है क्या? तो ये तो एक धोखाधड़ी हुई है, और यह बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया उसके साथ एक छेड़छाड़ हुई है। ठीक है। और नहीं सुना जाए, एक बात और आप सुन लीजिए ना, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है ना भाई, कि बचपन में मेरा मन था हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का, बचपन में मेरा मन था पायलट बनने का, देखो देखो हमारी इच्छा फला आदमी पूरी कर रहा है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी 77 में पहला चुनाव लड़े, 80 में 2 बार हारे, लेकिन 85 से तो वो लगातार जीत रहे हैं। 4 में 2 जगह से लड़े, एक जगह से भले हार हुई, दूसरी जगह जीते। मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री और सांसद बनने की अभिलाषा जाहिर करे, हाँ। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। और दूसरा कि ये लोग 2 उदाहरण फिर उसमें ले आते हैं, मतलब इंडिया ब्लॉक में शामिल हर घटक दल के नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और एनडीए में जाने के साथ ही मुख्यमंत्री को भी एमपी बनने का सपना नजर आने लगता है। ये त्रासदी है ना। और दूसरा ये कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस जो है वो भी ऐसा करती थी कि मुख्यमंत्री को हटा देती थी। 2 उदाहरण जरूर जी। एक तो चंद्रशेखर सिंह जी, हाँ। चंद्रशेखर सिंह जी ने 80 में मधुलिमय साहब को हराया था बांका से, तो उनको जरूर केंद्र से बुला के और यहां बनाया गया बिहार में मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि कांग्रेस की जगह किसी और दल के लोगों की सरकार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। अगर जदयू के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता
तो किसी को भी क्या ऐतराज होता। तब समझ में आता कि नीतीश जी चाहते हैं कि नहीं, ये धारा बलवती रहे और हम बहुत ठीक है, दिन चला चलिए, लिए। ठीक, ऐसा नहीं है। तो ठीक। 80 से 82 83 तक जो जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको हटा के जरूर चंद्रशेखर सिंह जी को केंद्र से ले आया गया, जो केंद्र में मंत्री थे, लेकिन दोनों कांग्रेस में ही थे। वहीं बिहार से जो 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 केंद्र में थे उनको लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी भी केंद्र में थे, ठीक है, एमपी थे, उनको जो है 89 में बिहार में लाके मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एमपी को, केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री बनाने की रिवायत रही है। मुख्यमंत्री को एमपी बना के भेजा जाए, ऐसा सिर्फ एक बार बिंदेश्वरी दुबे जी थे, उनके साथ जरूर हुआ था 85 से 88। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं हटा के ले आया गया दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो यहीं के थे। ठीक है, वो बाहर के नहीं थे, कांग्रेस के। अविनाश जी, हजम नहीं हो रही है ये बातें, हजम इसलिए नहीं हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला रिवायत कभी नहीं रही कि किसी एमपी को किसी मुख्यमंत्री को जो है एमपी बना दिया जाए। हाँ, ये वाली जरूर रही है कि अगर वो एमपी है तो उसको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये हजम नहीं हो रही है, ना मीडिया के ना ही लोगों के। और वो जो बार बार हाईजैक वाली बात कह रहे हैं, तो इसके लिए भी मतलब आप ही क्लियर कर दीजिए कि वाकई मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं क्या? अब क्योंकि मैं वक्त की तरफ बढ़ रहा हूं, सब थोड़ी थोड़ी कम अपने लफ्जों में बातें करेंगे प्लीज। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पोस्ट आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, उसी पोस्ट में बकायदा ये लिखा हुआ था कि जो भी होगा आगे वो उनके निर्देश में होगा। जब हम ये कहते हैं कि 25 और मतलब दिशा निर्देशन में होगा, जब हम ये कहते हैं और जब हमने चुनाव लड़ा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, इसका मतलब साफ साफ यही है कि 25 से 30 के बीच में जो एनडीए द्वारा सरकार चलाई जाएगी बिहार में, वो मुख्यमंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे रहें या न रहें, सारा कुछ जितना भी कारभार है वो उनके दिशा निर्देश का। लेकिन इस चीज को कैसे माना जाए? बकायदा सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। बकायदा जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि हम जो भी काम करेंगे आगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मतलब उनके दिशा निर्देशन में ही करेंगे। तो नहीं, कहने में सुनने में अच्छा लगता है अविनाश जी, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे, सरकार जो है वो अधिकारी चला रहे थे, और ये बात अमित शाह तक पहुंची है, इस वजह से उन्होंने जो है ये वाला ताना बाना बुना है। नहीं, ये आरोप तो चुनाव से पहले से चल रहे हैं। इस तरीके की जो नैरेटिव है वो चुनाव से पहले है। अगर इस तरीके की बातें होती तो वो उसी समय हो जाती, नवंबर में ही जब हमारी सरकार बनी तब से तभी हो जाती। मैं आपको बताऊं, जो ये आरजेडी का जो अचानक ये प्रेम, जदयू प्रेम छलका है ना, वो इसी जदयू प्रेम के माध्यम से अपना जो दुख है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी का क्या हश्र हुआ है, और हश्र बकायदा बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का इनका चाल चरित्र और चेहरा है, वो खुद को ना देखते हुए वो बाहर की चीजें देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एनडीए में और हमारे पर्टिकुलरली हमारे पार्टी जदयू में सारी चीजें बहुत ही डेमोक्रेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से होती हैं। अच्छा, ये आरोप तो लग रहा है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं के नेता संजय झा, इन्हीं के नेता जो ललन सिंह, ये सारी पटकथा लिख रहे थे और मुख्यमंत्री को मालूम तक भी नहीं था, और उनको एक तरीके से बार बार फोर्स किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि जो इस तरीके से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो बिल्कुल ही फॉल्स नैरेटिव है। वो लोगों के ऊपर इम्प्रिंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हाईजैक जैसा शब्द यूज करना बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी डिसाइड हुआ है वो सब कुछ मिल बैठ कर डिसाइड हुआ है। सारी चीजें बकायदा जब राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे उस समय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी थे और बाकी के लीडर्स भी थे। तो हाईजैक करना बिल्कुल ही गलत शब्द है, और ये बिल्कुल इनकी पीड़ा जो है ना आरजेडी वालों की, वो साफ साफ नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं। ठीक है राहुल आनंद जी, अब अमित शाह जी का जिक्र करा अभी अविनाश जी ने, अब उनको भी कह रहे थे कि अभी अमित शाह जी जो हैं वो अपनी कार में ही बिठाकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ ले गए। तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि लास्ट टाइम तक वो अपनी बात से ना हटें, इस तरह की सारी चीजें। ठीक, दूसरा, अगर बिहार की में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या ये एनडीए के नए राजनीतिक समीकरण की एक शुरुआत होगी?
उनका तो आज के समय में अगर देखा जाए तो जो मानसिक दिवालियापन तो विपक्ष का निकल रहा है वो देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, और या फिर शॉर्ट अगर बात करें तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। और जाहिर सी बात है, एनडीए का युवा है, एनडीए के मुख्यमंत्री होने वाले हैं और एनडीए इसको तय करेगी। आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू घटा हुआ है, आप जब अपने वैल्यू को बढ़ाइएगा तो फिर भविष्य में बात करेंगे आपसे कि आपको क्या करना है। देखिए, इन लोगों ने कभी भी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जेडीयू का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री जी का इस्तेमाल किया। और आज दर्द इसी बात का है कि अगर आज एनडीए का नया मुख्यमंत्री बनकर आएगा कोई, तो फिर हमारी राजनीतिक जो औषधि है वो समाप्त हो जाएगी। और जो एनडीए है वो होम्योपैथिक दवा की तरह काम करती है, धीरे धीरे असर करती है। और हमने जो अपनी चीजों को बढ़ाया है और बिहार के मान को बढ़ाया है, सम्मान को दर्शाया है, और आज राष्ट्रीय पटल पे भी अगर बिहार बढ़ता नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी की सोच और उनकी सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि नीतीश कुमार को जो है पूरी तरीके से दबाव बनाया गया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनाव से पहले भी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, चुनाव के बाद उन्होंने उसको करके दिखा दिया। चलिए ठीक है, अब मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का हो जाएगा, मान के चलते हैं इस बात को, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर उनको केंद्र में बुलाया जा रहा है, राज्यसभा बुलाया जा रहा है, तो अब कोई मंत्रालय भी मिल जाएगा, कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा एटलीस्ट, जो नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्व की बातें हैं और एनडीए में कोई एक व्यक्ति के फैसले से कोई चीज स्थापित नहीं होता है, वो सब मिलकर करेंगे। जी को सम्मानजनक चीजें जो उनके सम्मान की जो विषय होगा उससे एनडीए कभी पीछे नहीं हटेगी। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि आने वाले भविष्य में भी जो बिहार एक सुनहरे पल में अपने मुख्यमंत्री को जब बनाएगा तो वो नीतीश जी के आशीर्वाद से ही बनेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के भरोसे का। ठीक है जयंत जी, क्या आरजेडी मानती है कि जो बिहार का जनादेश जो है वो अब बदल दिया गया है? क्योंकि लगातार मैं कई नेताओं के बयान सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि बिहार के जनादेश का अपमान है इस तरीके से नीतीश कुमार को हटाए जाना, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। विश्वासघात का दस्तावेज है और बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाँ, नीतीश जी ये जरूर कहते रहे हैं कि ये अटल आडवाणी के युग की भाजपा नहीं है और अटल जी और आडवाणी जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। तो अटल जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी दिल्ली में बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं। तो उनकी तन्हाई, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए भाजपा ने एक और मार्गदर्शक नीतीश जी के रूप में लाकर दिल्ली पहुंचा दिया है। तो हमें पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं जदयू के उन तमाम वोटरों से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, शुभचिंतकों से कि वे जरा भी अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करें। हम सब लोग वृहद समाजवादी जनता परिवार के सदस्य हैं। कहीं भी आपको जदयू की घोषित और स्वीकृत नीति के प्रतिकूल कोई कदम उठता दिखाई पड़े और आप वहां असहज रहें, तो आपका हमेशा राजद के आंगन में स्वागत है। और इस विचारधारा का जिंदा रहना, अविचल अविकल इस धारा का बहना। क्या आरजेडी के पास जिस तरीके से एक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के नेता जो है वो नाराज हैं, बहुत सारे इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सारे इस फैसले को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि वो साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दें, तो क्या आरजेडी इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं देख रही है? नहीं, हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, हम कोई अवसर की थोड़ी राजनीति करते हैं और मौका देखकर कोई बात नहीं करते, क्योंकि हम मौका परस्त लोग नहीं हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि 4-5 लोगों को छोड़कर और ये पीठ में छुरा भोंका गया नीतीश जी के, वो चाहे ललन सिंह जी हो, संजय झा जी हो, विजय चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, यही लोग उनके इर्द गिर्द रहते थे और बहुत सारे अहम फैसलों में इन लोगों की राय होती थी। तो इन सब को छोड़ दें तो बाकी जदयू का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। अब उनकी मजबूरी है लेजिस्लेटर्स की कि वो क्या करें, जब नीति नियंता ही उधर इतने परेशान कर दिए गए और उधर मिला लिए जिन पर यकीन था नीतीश जी को, वही लोग मिल गया, तो वो तो उनके हाथ पर बंधे हुए हैं। वो क्या करेंगे? वो पूरा सीएम हाउस और सीएम ऑफिस वो सब एक तरह से केंद्र से निर्देशित हो रहा है, वहां अधिकारी जो है वहां रिपोर्ट करते हैं। अविनाश जी, बड़ा आरोप है। हमें तो बस इतना मालूम है कि जो लोग भी इस धारा के लोग हैं, सच्चे लोग हैं, नीतीश जी को चाहने वाले लोग हैं। नीतीश जी के बहन और बहनोई का बयान सुन लीजिए ना, कि बिहार जो है वो, बहनोई का बयान यही था ना कि बिहार जो है पूरी तरीके से जैसे एक बड़े व्यक्ति का साया चला जाता है।
उनके बहन बहनोई ने कहा कि रात भर हम लोग गए, उनको मनाते रहे, उन्होंने कहा कि हमने वचन दे दिया है वगैरह वगैरह। विजेंद्र बाबू जो हैं बहुत वरिष्ठ, उनके बोले कि अगर सच कहना कड़वा है तो हम कड़वा सच बोलना चाहते हैं। आपका निर्णय जो भी है उसको स्वीकार करना मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम इस फैसले से सहमत नहीं। ठीक है अविनाश जी, दबाव में लिया गया फैसला है और नीतीश जी को कहीं का इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इस तरीके की से नहीं, अविनाश जी, मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड कैग रिपोर्ट कैसे तय होंगी मेरे भाई? हाँ, ये ज्यादा नुकसानदेह बात है। इनका बेशक निजी मामला है, निजी मामला कैसे है भाई? इनके दल का मामला जरूर ठीक है। अविनाश जी से एक छोटा सा सवाल, अविनाश जी, मुख्यमंत्री को बालिका गृह कांड, कैग रिपोर्ट और ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ गए। बीजेपी ने उनको इसी मुद्दे को लेकर जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उनको मजबूर कर दिया केंद्र में आने के लिए और कोई भी राज्यसभा सीट के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं आपने स्टेटमेंट सुना? ये आपका एजम्पशन हो सकता है। दूसरी बात, हमारे जो आरजेडी के जो प्रवक्ता साथी हैं, वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो मैं उनसे बस यही कहूंगा कि आप आत्मचिंतन करें, आप हमारी फिक्र ना करें। हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से चलती है और हमारी पार्टी बिल्कुल सशक्त है। और हम समाजवादी, जो आप बोल रहे हैं ना कि आप समाजवादी हैं, आप परिवारवादी हैं और आपका जो है मतलब सजेशंस है, आपको मुबारक है। हमें आपके सजेशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखें। हम समाजवादी की राजनीति करते हैं और हम करते रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी एक व्यक्तित्व नहीं, विचारधारा है और उनको आगे लेके जाना जदयू के हर एक कार्यकर्ता का काम है और हम वही करते रहेंगे। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं हल्के से 5 सेकंड बस। अपील कर रहा हूं तो मायूस हैं। और दूसरा, निशांत जी का मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही परिवारवाद पर सारी बहसें समाप्त हो जाएंगी। हाँ, अपने मन से कुछ मनमानी मीमांसा करनी है तो वो आपका नजरिया हो। ठीक है अविनाश जी और जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राहुल जी का भी बहुत शुक्रिया, वो चले गए, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, राजभवन की हलचल, जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी बैठकें और निशांत कुमार की संभावित एंट्री, इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है? क्या सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा? इन्हीं सवालों पर नजर बनी रहेगी। मैं हूं मोनी सनवर, देखते रहिए मुंसिफ टीवी। आदाब।